This call is now being recorded. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है कि हम 9M13 के कुछ टॉपिक्स पढ़ रहे थे। कुछ टॉपिक्स हमने पिछली क्लास तक पढ़ लिए थे और कुछ को हम आज कवर करेंगे। तो हमने पिछली क्लास में जो जो टॉपिक पढ़े वह कौन कौन से थे। पहला पढ़ा हमने बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। इसमें हमने देखा था कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और साथ ही में उसका फॉर्मूला भी देखा था। तो हमने क्या फॉर्मूला देखा था? टोटल सरफेस एरिया का 2πr/h+r। ये होता है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र, जहां पे h होती है बेलन की ऊंचाई और r होती है बेलन के आधार की त्रिज्या या फिर बेलन की ही त्रिज्या, क्योंकि बेलन के आधार की त्रिज्या को ही हम बेलन की त्रिज्या कहते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने देखा था कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और उसका फॉर्मूला भी देखा था। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr/h। यह होता है बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। और हमने यह भी देखा था कि बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में बेलन के दोनों ही आधारों का क्षेत्रफल नहीं लिया जाता है, जबकि बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में इसमें जो होता है कुल टोटल सरफेस एरिया में, इसमें बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी होता है और दोनों आधारों का क्षेत्रफल भी होता है। यह चर्चा हम पिछली क्लास तक कर चुके थे। तो चलिए अब इसी पे आधारित हमें क्वेश्चन करते हैं, रिकॉल टेस्ट, जो कि आपको पोल सेक्शन में आंसर करना है। आपको क्वेश्चन दिया गया है कि एक बेलनाकार खिलौना है जिसकी ऊंचाई आपको दी गई है 25 सेंटीमीटर और आधार का परिमाप आपको दिया गया है 20 पाई सेंटीमीटर। 20 पाई सेंटीमीटर आपको दिया गया है आधार का परिमाप। तो आपको यह बताना है कि उस खिलौने को बनाने के लिए हमें कितने वर्ग सेंटीमीटर प्लास्टिक की आवश्यकता होगी। मैं इंग्लिश में भी बता देता हूँ। हमें एक सिलेंड्रिकल टॉय बनाना है जिसकी हाइट होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर एंड उसका पेरीमीटर ऑफ बेस जो होना चाहिए वह होना चाहिए 20 पाई। तो हमें बताना है टोटल हमें कितने सेंटीमीटर स्क्वायर प्लास्टिक की जरूरत पड़ेगी। यह अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सॉल्व करना है आपको। यह अच्छा क्वेश्चन है तो इसलिए आपको ध्यान से सॉल्व करना है। कैलकुलेशन का खासकर ध्यान रखना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, सभी बच्चों को सॉल्व करना है। इसी टाइप का क्वेश्चन हम जो कॉन्सेप्ट सेम था ऐसा हमने एक घनाभ में भी किया था, आपको अगर याद हो तो। घनाभ में भी किया था कि हमें कुछ बनाना था, एक घनाभ का डिब्बा, उसके लिए हमें प्लास्टिक की आवश्यकता थी। तो हमने यही कैलकुलेट किया था कि कितनी प्लास्टिक की आवश्यकता होगी। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, सभी बच्चों को सॉल्व करना है। आपको सबसे पहले इसमें यह पता लगाना होगा कि हमें ज्ञात क्या करना है या फिर कैलकुलेट क्या करना है। हमें डायरेक्ट नहीं दिया गया है तो हमें यह पता लगाना है कि कैलकुलेट क्या करना होगा। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं। बेलन का नहीं था वह क्वेश्चन, लेकिन कॉन्सेप्ट यही था, जहां हमें डायरेक्ट नहीं दिया गया था कि टीएस से निकालना है या फिर एलएस से निकालना है। बहुत बढ़िया, बच्चों के आंसर भी आने लगे हैं, बहुत बढ़िया। सभी बच्चों को अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से अटेम्प्ट कीजिए, लेकिन एटलीस्ट कोशिश सभी बच्चों को करनी है। बहुत बढ़िया। ये आपको ध्यान से पता लगाना है कि सबसे पहले हमें कैलकुलेट या फिर फाइंड क्या करना है।
सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। 2 मिनट और है आपके पास, 2 मिनट और है, काफी टाइम है 2 मिनट। सभी बच्चों को अटेम्प्ट करना है। सभी बच्चे अटेम्प्ट करेंगे। काफी बच्चों के आंसर भी आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। 5:38, 1 मिनट और वेट करते हैं, 1 मिनट और वेट करते हैं, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। पोल नहीं चल रहा है आपका। एक बार या तो आपका हो सकता है कि नेटवर्क कनेक्शन अच्छा नहीं हो, एक बार आप ऐसी जगह पे चले जाइए जहां आपके घर में नेटवर्क अच्छा आता हो प्रॉपर, और नहीं तो एक बार रीजॉइन कर लीजिए, क्लास को छोड़कर दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए एक बार। और अगर फिर भी नहीं चले तो फिर आप कमेंट में आंसर कर सकते हो, लेकिन जब आपसे कहा जाए कमेंट में आंसर करने के लिए, एक बार ट्राई कीजिए, पोल में ही आंसर करो आप, तो बहुत ही बढ़िया है। थर्टी सेकेंड, 30 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे ध्यान से। 20 सेकेंड, 20 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। हमें बेलनाकार या फिर सिलेंड्रिकल टॉय बनाना है, तो उसमें सारे फॉर्मूले सिलेंडर के ही लगेंगे। 10 सेकेंड, जल्दी से आंसर कीजिए अगर किसी बच्चे ने आंसर नहीं किया है तो। जल्दी से सभी आंसर करेंगे। 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए अभी अगर कोई बच्चा, जो भी बच्चा पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पा रहा था, वो कमेंट में आंसर कर सकता है, वह कमेंट में आंसर कर सकता है। तो देखिए हमें दिया गया है कि हमें एक बेलनाकार खिलौना बनाना है, तो मैं सबसे पहले एक एग्जाम्पल के तौर पे बेलनाकार खिलौना बना देता हूं। तो हमने यह पढ़ा था कि यह हमारा बेलन होता है, जिसका यह ऊपर का आधार होता है जो कि सर्कुलर होता है, यह सर्कुलर है, और नीचे का आधार भी सर्कुलर यानी कि वृत्ताकार ही है। तो यह बेलन होता है। हमें बेलनाकार खिलौना ही बनाना है जिसकी ऊंचाई होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर। तो देखिए इसकी यह वाली हाइट है 25 सेंटीमीटर। अच्छा सभी बच्चे अपने आप को म्यूट पे रखेंगे, कोई भी बच्चा अनम्यूट नहीं करेगा। तो हमें यह वाली हाइट दी गई है h 25 सेंटीमीटर। और देखिए हमें डायरेक्ट रेडियस या फिर त्रिज्या नहीं दी गई है, हमें दिया गया है आधार का परिमाप। आधार का परिमाप 20 पाई सेंटीमीटर, मतलब कि यह जो हमारा नीचे का आधार है यह वाला, इसका हमें परिमाप दिया गया है। तो देखिए हम जानते हैं कि जो आधार होता है किसी बेलन का, वह वृत्ताकार होता है या फिर सर्कुलर होता है, यह हमने पढ़ा है। और सर्कल का जो परिमाप होता है, हमें यहाँ आधार का परिमाप दिया गया है और आधार हमारा वृत्ताकार है या फिर सर्कुलर है, तो इसका मतलब हमें वृत्त या फिर सर्कल का परिमाप या फिर पेरीमीटर दिया गया है। तो देखिए हमने पहले पढ़ चुके हैं ज्योमेट्री में कि वृत्त का जो परिमाप होता है वह होता है 2πr। यह हम ज्योमेट्री के सर्कल चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो हमें 2πr का मान दिया गया है, वह कितना, 20 पाई सेंटीमीटर, 20 पाई सेंटीमीटर यह हमें दिया गया है। सभी बच्चों को इतनी बात क्लियर है कि 2πr बराबर 20 पाई कैसे आया?
सबसे पहले यह बताइए, सभी बच्चों को यह बात क्लियर है कि 2πr बराबर 20 पाई सेंटीमीटर कैसे आया? ठीक है, मैं एक बार दोबारा बता देता हूं कि आखिर ये कैसे आया। बहुत बढ़िया, जिनको समझ में आ गया है बहुत बढ़िया, जिनको नहीं आया वो एक बार फिर से देखेंगे। देखिए, हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि आधार का परिमाप 20 पाई सेंटीमीटर है, और हमने यह पढ़ा है कि बेलन का जो आधार होता है वह वृत्ताकार या फिर सर्कुलर होता है। तो आखिर हमें सर्कल का परिमाप ही दिया गया है। हम यहाँ पे यह बोल सकते हैं क्योंकि आधार हमारा वृत्ताकार है या फिर सर्कुलर है, इसलिए हमें आधार कह लीजिए या फिर उसे डायरेक्ट वृत्त कह लीजिए। तो हमें वृत्त का परिमाप दिया गया है 20 पाई सेंटीमीटर, और हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि वृत्त का जो परिमाप होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है 2πr। 2πr फॉर्मूले के द्वारा आप वृत्त या फिर सर्कल का पेरीमीटर ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, वृत्त का परिमाप मैंने रखा 2πr, और यह हमें दिया हुआ है 20 पाई। यह हमें ऑलरेडी दिया गया है 20 पाई सेंटीमीटर। तो देखिए, अब मैं इसे कैंसिल करता हूं। तो देखिए, अगर मैं पाई को इधर लेके आता हूं, इस पाई को इधर लेके आता हूं, तो यह हो जाएगा 2πr बाई पाई बराबर 20। देखिए, इस पाई से यह पाई कट गया, तो यहाँ पे 2r बराबर बचा मेरा 20, और जब मैं r को यहाँ लेके जाऊंगा तो यह भाग में जाएगा, तो मेरा r बराबर हो जाएगा 20/2 बराबर 10 सेंटीमीटर। तो मेरी रेडियस या फिर त्रिज्या का मान आ गया है 10 सेंटीमीटर। तो देखिए, मैं लिख सकता हूं h मेरा है 25 सेंटीमीटर, और यह जो त्रिज्या होती है यहां से यहां तक, इसका मुझे मान मिल गया है 10 सेंटीमीटर। अब मुझसे पूछा क्या गया है कि इस बेलनाकार खिलौने को बनाने के लिए कितने वर्ग सेंटीमीटर मतलब कि जो मेरी यूनिट दी गई है वह स्क्वायर में है, और मुझे पता है कि स्क्वायर में जो यूनिट होती है उसमें सरफेस एरिया या फिर क्षेत्रफल ही आता है। तो इसका मतलब मुझे क्षेत्रफल तो ज्ञात करना है, तो लेकिन अब मुझे यह पता लगाना है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है या फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए, आपसे कहा गया है कि एक पूरा बेलनाकार खिलौना बनाना है। जब पूरा बेलनाकार खिलौना बनाना है तो इसका मतलब उसके ऊपर और नीचे के आधार भी बनाने हैं। आपसे जब भी वक्र पृष्ठ की बात की जाएगी तो इस तरह से आपको बताया जाएगा कि उसे ऊपर से खुला रखना है, नीचे से खुला रखना है, या फिर केवल वक्र ही बनाना है। लेकिन यहाँ ऐसी कोई बात नहीं करी गई है, यहाँ सीधा बोला गया है कि आपको बेलनाकार खिलौना बनाना है। तो बेलनाकार खिलौने में हमें उसका वक्र भी बनाना है और ऊपर नीचे के उसके आधार भी बनाने हैं। जब भी आपसे ऐसा बोला जाए कि पूरा बेलन बनाना है, इसका मतलब मानिए कि हमें वह पूरा वक्र भी और आधार भी सब कुछ बनाना है। तो क्योंकि हमें यहाँ सब कुछ बनाना है, इसलिए हम यहाँ पे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर टोटल सरफेस एरिया का मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए अब टोटल सरफेस एरिया का मान ज्ञात करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल सरफेस एरिया। इसका हमने फॉर्मूला पढ़ा था 2πr h + r। यह होता है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलिए अब हम इसमें मान रखते हैं। तो देखिए, 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई, r का मान हमने यहां से ज्ञात किया है 10 सेंटीमीटर। अभी हमने ज्ञात किया है यह 10 सेंटीमीटर है, तो यह लिखा 10 गुणा h का मान हमें दिया गया है 25 सेंटीमीटर, तो यह लिखा 25 प्लस r का मान है 10 सेंटीमीटर। तो चलिए अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं। 2 गुणा 10 यह हो गया मेरा 20, 20 गुणा पाई, और 25 प्लस 10 हो जाएगा आपका 35। तो अब अगर मैं इसे आगे सॉल्व करूं तो 20 इंटू 35 यह होता है आपका 700 या फिर 700, और पाई की जगह पाई। देखिए, मुझे ऑप्शंस में पाई दिए गए हैं। अगर आपको ऑप्शंस में पाई नहीं दिए जाते, तो आप पाई की जगह पे 22/7 रखते और फिर आपका मान आप निकाल सकते थे। लेकिन मुझे ऑप्शंस में पाई दिख रहे हैं, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो पहले मैं पाई ही रहने देता हूँ, पाई का मैं मान नहीं रख रहा हूँ। तो देखिए, मेरा आंसर अभी आ गया है 700 पाई। मेरा आंसर यह आ गया है 700 पाई। तो मैंने ऑप्शंस को देखा, ऑप्शन ए में ही मुझे 700 पाई दिख गया। अगर
मान लीजिए हम यहाँ पे पाई नहीं होता तो फिर मैं आगे पाई बराबर 22/7 रखता, फिर उसे 7 से 700 को काटता और फिर आंसर निकालता। यानी कि अगर मैं इसे और आगे सॉल्व करना चाहूं, अगर आपको पाई में आंसर नहीं दिया गया है, मैं इसे आगे सॉल्व करना चाहता हूं, तो देखिए मैं इसे यहां सॉल्व कर रहा हूं। मैं 700 आया मेरा 700 पाई, 700 रखा, गुणा पाई की जगह मैंने 22/7 रखा। तो देखिए इस 7 से यह 700 100 बार कट गया और 22 गुणा 100 आ गया मेरा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन मुझे कहीं भी ऑप्शन नहीं दिया गया है 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, मुझे पाई में ही दिया गया है। तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 700 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी बताइए सभी बच्चों को समझ में आया? अगर समझ में आया तो वाई लिखिए, अगर समझ में नहीं आया तो एन लिखिए। मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, आपको इस तरह से घुमा के भी दिया जा सकता है क्वेश्चन। आपको डायरेक्ट रेडियस या फिर त्रिज्या नहीं दी गई थी, आपको आधार का परिमाप या फिर वृत्त का परिमाप दिया गया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर यह समझ आए तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, यह भी आप ही को करना है। क्वेश्चन नंबर, इसका तो आंसर हो गया है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। आपको दिया गया है कि एक आपको लंब वृत्तीय बेलन, राजीव नागर की, बहुत बढ़िया। राजीव नागर की आईडी से जो बच्चा है आप अपने आप को म्यूट पे कर लीजिए। आपको क्वेश्चन दिया गया है कि आपको एक वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसकी ऊंचाई दी गई है या फिर हाइट दी गई है 14 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कि उसके आधार का व्यास क्या होगा या फिर उसके जो सिलेंडर है उसके बेस का डायमीटर क्या होगा। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, यह भी अच्छा क्वेश्चन है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, बहुत बढ़िया। हमसे इसमें देखिए डायरेक्ट नहीं पूछे गए हैं। जनरली जो डायरेक्ट क्वेश्चन होता है वह होते हैं कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए या फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, लेकिन हमसे डायरेक्ट नहीं पूछा गया है। बहुत बढ़िया, बच्चों का आंसर भी आने लगे हैं। सभी बच्चों को अटेम्प्ट करना है। जो भी बच्चे लेट आते हैं क्लास में, 5:30 के बाद जो भी बच्चे ज्वाइन होते हैं, तो देखिए उनसे निवेदन है कि वो टाइम पे आए नेक्स्ट क्लास में। आप टाइम पे आने की कोशिश कीजिए, उसमें आप ही का फायदा है। आपको कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग से समझ आएगा। अदरवाइज आप बीच में आते हो, आपके कॉन्सेप्ट भी समझ नहीं आता और फिर आपको क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व नहीं होते हैं। तो सभी बच्चे कोशिश करेंगे कि 5:30 5:30 तक सभी क्लास में उपस्थित हों। जो भी आपके फ्रेंड्स भी नहीं आते हैं, आपको उनको भी बोलना है कि सभी बच्चे 5:30 5:30 तक क्लास में आ जाना है सभी को। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, बहुत बढ़िया। काफी बच्चों के आंसर भी आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। हमें कर्व्ड सरफेस एरिया दिया गया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर और हाइट दी गई है हमें 14 सेंटीमीटर एंड वी हैव टू फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस। 1 मिनट और वेट कर रहे हैं, 1 मिनट और वेट कर रहे हैं, फिर इसे सॉल्व करेंगे। 1 मिनट और वेट कर रहे हैं, जल्दी से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। बहुत बढ़िया, वैसे ज्यादातर बच्चों का आंसर आ गए हैं। 3 बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है। 3 बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, तो वो भी अपना आंसर करेंगे। थर्टी सेकेंड, 30 सेकेंड और है आपके पास।
दो बच्चों ने अभी भी आंसर नहीं किया है। 30 सेकंड है आपके पास, जल्दी से आंसर कीजिए। ट्वेंटी सेकेंड, 20 सेकेंड है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। 10 सेकेंड, 10 सेकेंड बचे हैं। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। तो देखिए हमें क्वेश्चन में दिया क्या गया है, हमें एक तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया दिया गया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें अच्छा सभी बच्चे अपने आप को म्यूट पे रखेंगे। राजीव नागर की आईडी से जो बच्चा है, आपको लास्ट वार्निंग दी जा रही है, अपने आप को म्यूट पे रखना है आपको। चलिए, तो हमें कर्व्ड सरफेस एरिया दिया गया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर और हाइट दी गई है 14 सेंटीमीटर। एच हो गया हमारा 14 सेंटीमीटर, और कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमें देखिए क्या ज्ञात करना है, बेलन का आधार। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि बेलन का आधार क्या होता है। वह हम सभी जानते हैं कि बेलन का आधार वृत्त या फिर सर्कल होता है। तो देखिए हमें उस सर्कल या फिर वृत्त का व्यास ज्ञात करना है। तो व्यास हम तभी ज्ञात कर सकते हैं जब हमें त्रिज्या पता हो। तो सबसे पहले हम त्रिज्या ज्ञात करते हैं। तो देखिए हमने पढ़ा था वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2πr/h, और यह हमें दिया गया है 88। चलिए अब इसमें मान रखते हैं। 2 इंटू पाई होता है आपका 22/7 इंटू रेडियस या फिर आर हमें ज्ञात करनी है, और एच या फिर हाइट हमें दी गई है 40, बराबर दिया गया है 88 या फिर 88। तो देखिए हम इस 7 से इस 14 को काटते हैं दो बार, तो यहाँ हो गया है 2 इंटू 2 4 इंटू 22 इंटू आर बराबर 88। अब मैं इस 22 को यहाँ ले जा रहा हूँ, तो यहाँ 22 गुणा में है, ये इधर जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा। तो यहाँ बचा 4 इंटू आर बराबर 88 डिवाइड बाई 22। तो 22 से जब आप 88 को काटोगे तो यह 4 टाइम जाएगा। तो देखिए 4 गुणा आर बराबर आ गया आपका 4, और फिर से हम इस 4 को यहाँ ले जाएंगे तो 4/4 हो जाएगा आपका 1। तो आर बराबर आ जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर। आर या फिर त्रिज्या जो आएगी वह आएगी आपकी 1 सेंटीमीटर। तो देखिए अब हम जानते हैं, मैं बाकी का क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ जगह नहीं है। तो देखिए हम अब जानते हैं कि व्यास और त्रिज्या में जो संबंध होता है वह होता है व्यास बराबर 2 इंटू त्रिज्या, या फिर डायमीटर बराबर 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो हमें डायमीटर ही ज्ञात करना है। अच्छा, काफी बच्चों ने ऑप्शन बी मार्क कर दिया है, शायद उन्होंने जल्दबाजी में रेडियस ही निकाल दी है, लेकिन आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में आपसे रेडियस नहीं पूछी गई है, आपसे व्यास पूछा गया है या फिर डायमीटर पूछा गया है। तो देखिए अब हम आगे इसे सॉल्व करते हैं। रेडियस हमें पता ही है 1 सेंटीमीटर, हमने अभी निकाली है। तो देखिए व्यास कितना हो जाएगा, 2 इंटू रेडियस बराबर 1 बराबर 2 सेंटीमीटर। मतलब ऑप्शन डी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन डी मेरा सही आंसर होगा। अच्छा, सभी बच्चों को समझ में आया, क्लियर है हमने कैसे ज्ञात किया? सभी बच्चों को क्लियर है? बहुत बढ़िया। वैसे ज्यादातर, यस, खुशबू बाउल की आईडी से जो बच्चा है, बताइए आपका कोई डाउट है क्या? सर मैंने इसका आंसर अलग तरीके से निकाला सर, लेकिन 2 ही निकला है। वो कैसे निकाला बताइए? आप अनम्यूट करके बता सकते हो आपने कैसे सर निकाला? आप अपना मेथड लास्ट में थोड़ा सा चेंज किया है सर। लास्ट में क्या चेंज किया है? सर मेरा यहाँ पे 88 कुछ आ रहा, तो उसके साथ मैंने डिवाइड करके सर, जब 2 जो रेडियस है वो
2 आ रही है सर। रेडियस 2 नहीं आएगी, रेडियस तो 1 ही आएगी, डायमीटर 2 आएगा आपका, या तो ओके सर। ऐसा। हाँ, अगर आपकी रेडियस 2 आ रही है तो गलत है, वो तो रेडियस 1 आएगी, लेकिन डायमीटर या फिर व्यास 2 आएगा। ठीक ओके है, सर। ठीक है। चलिए, तो इसका हमारा आंसर हो गया है ऑप्शन डी, 2 सेंटीमीटर। हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वॉल्यूम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं आयतन। यह आपने शायद सुना भी होगा। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि वॉल्यूम क्या होता है, आखिर आयतन होता क्या है, इसकी यूनिट्स क्या होती हैं। जैसे हमने एरिया की यूनिट्स देखी, लेंथ की यूनिट देखी, तो ऐसे ही वॉल्यूम की क्या यूनिट्स होती हैं और उन्हें आपस में कन्वर्ट कैसे करते हैं। जैसे हमने लेंथ में देखा कि मिलीमीटर को मीटर में, सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट होता है, और एरिया की यूनिट्स में हमने देखा कि मिलीमीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में, या फिर मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो आपस में इन्हें एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हमने देखिए लेंथ को पढ़ लिया था, लेंथ के बारे में हमने पढ़ लिया है, हमने फिर एरिया के बारे में पढ़ लिया है, और अब हम वॉल्यूम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए वॉल्यूम क्या होता है, मैं सबसे पहले आपको आसान भाषा में बता देता हूं कि कोई भी ठोस वस्तु या फिर कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट जितना भी स्थान घेरता है वही उसका आयतन कहलाता है। कोई भी ठोस सॉलिड वस्तु जितना भी उसका स्थान घेरता है वह उस वस्तु का आयतन कहलाता है। अगर हम उदाहरण की बात करें तो मान लीजिए यह कोई बॉक्स है, मैं पहले इस बॉक्स की बात कर रहा हूं, तो यह जितना भी स्थान घेर रहा है ना वही उसका आयतन है। जितना भी अभी जैसे इस चित्र में जो दिखाया गया है हमको, मान लीजिए यह इतना ही स्थान घेर रहा है जितना कि इसका यह साइज है, तो यही उसका आयतन कहलाएगा, यही उसका आयतन या फिर वॉल्यूम कहलाएगा। ऐसे ही सेम यह बॉल दी गई है हमें, तो यह तो इसका हो गया ठोस का आयतन, इस बॉक्स का आयतन। ऐसे ही हमें यह बॉल दी गई है, तो जितना भी इस बॉल का साइज होगा, जितना भी यह हमें यहाँ यह दिया गया है, यही इसका आयतन है, यही अच्छा ये 3D है, तो इसलिए यह सर्कल नहीं है, यह स्फेयर है, मतलब पूरा गोलाकार आकृति है। 3D है इसलिए इसे ऐसे दिखाया गया है चित्र में। तो इसका जितना भी स्पेस यह बॉल घेरेगी वही उसका आयतन कहलाएगा। सेम ऐसे ही यहाँ पे आपको कुछ आइस क्यूब्स दिए गए हैं, तो ये जितना स्थान घेर रहे हैं वही उनका आयतन भी कहलाएंगे। अच्छा, अब बच्चों को काफी कंफ्यूजन होता है कि सर फिर सरफेस एरिया में क्या फर्क हुआ। जो हम टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं उसमें भी हम यही कहते हैं कि जितना वह स्थान घेर रही है टोटल सरफेस एरिया वही वह कहलाता है, और वॉल्यूम में भी हम वही बात बोल रहे हैं। तो आखिर इन दोनों में फर्क क्या है। तो देखिए फर्क यह होता है, मान लीजिए यह एक बॉक्स है, घनाभदार बॉक्स है ये कुछ इस तरह का, जिसके 6 फलक है, जिसके 6 फलक है, 1 2 3 और एक 4, ये मेरे पीछे वाला, यह वाला, ऊपर 5 और यह 6। तो यह एक घनाभदार बॉक्स है। तो देखिए इसके टोटल सरफेस एरिया में और आयतन में क्या फर्क होगा। देखिए टोटल सरफेस एरिया तो होता है यह जो भी फलक है इनका बस हमने एरिया निकाल के जोड़ दिया है, इन 6 फलकों का एरिया निकाल के सभी को जोड़ दिया है, वह हो गया है हमारा टोटल सरफेस एरिया। अच्छा, अभी हम बात कर रहे हैं ठोस वस्तु की। ठोस का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए अगर अभी मैं इसे खोल के दिखाऊं तो यह तो खाली है, यह खाली है, इसका मतलब कि यह ठोस नहीं है, इसमें भरा हुआ कुछ भी नहीं है, यह खाली है। तो इसका मतलब इसमें कुछ भी भरा हुआ नहीं है, तो यह ठोस नहीं है। लेकिन आप मान के चलिए अभी इसमें सब कुछ भरा है, यह पूरा सॉलिड है, यह पूरा सॉलिड है। तो यह जितना भी भरा हुआ है ना इसमें टोटल जितना भी भरा हुआ है वही इस वस्तु का आयतन कहलाएगा या फिर वॉल्यूम कहलाएगा। अब देखिए हम इसे दो चीजें होती हैं, एक तो होती है आयतन और एक हम पढ़ेंगे अभी धारिता। एक हम पढ़ेंगे धारिता, धारिता जिसे हम इंग्लिश में कैपेसिटी भी कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में कैपेसिटी कहते हैं। तो देखिए आप होती ये दोनों एक ही चीज है, होती यह दोनों एक ही चीज है। आयतन जो होता है वह ठोस वस्तुओं के लिए निकाला जाता है, और ठोस वस्तु में हम यह कहते हैं कि जितना उस वस्तु ने स्थान घेरा है
उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं तो मान के चलिए कि यह पूरा ठोस है, भरा हुआ है, तो यह कितना स्थान घेर रहा है? पूरा भरा हुआ है। जब भी इसने इतना ही स्थान घेरा हुआ है, तब भी इतना ही स्थान घेरा हुआ है, तो यही इसका आयतन कहलाएगा। और धारिता या फिर कैपेसिटी यह होती है कि मान कि यह जैसे अभी खाली है, अंदर से एम्प्टी है, तो मैं इसमें कितना अधिकतम पानी या फिर कोई भी द्रव लिक्विड डाल सकता हूँ, कितना इसमें टोटल लिक्विड डाल सकता हूँ, इसकी कितनी कैपेसिटी है। तो इसकी इतनी ही कैपेसिटी है जब तक ये ऊपर फुल नहीं भर जाए, उसके बाद तो पानी या फिर और कोई भी चीज है वो फैलने लग जाएगी ना। तो इसका मतलब कि मैं इसमें जब तक ऊपर नहीं आ जाए पानी, में तब तक पानी भर सकता हूँ। तो वो उसका भी तो साइज इतना ही होगा, उसका भी साइज इतना ही होगा। तो इसका मतलब कैपेसिटी और आयतन एक ही चीज है, बस बोलने का फर्क है। कैपेसिटी में तो हम चीज को बाद में डाल के देखते हैं कि आखिर कितनी अधिकतम चीज आ सकती है, और आयतन में हम पहले ही कह देते हैं कि यह ठोस में जितनी भी जगह घेरी हुई है, इसमें जितनी भी चीज आई है, समाई हुई है, वही इसका आयतन या फिर वॉल्यूम है। अभी हम और उदाहरण के तौर पे अगर बात करें तो मान के चलिए कि एक यह पूरा बॉक्स है, यह पूरा एक बॉक्स है जो कि बॉल्स से भरा हुआ है, जो कि ऑलरेडी बॉल्स से भरा हुआ है। यह सारी सॉलिड बॉल्स है, ठोस बॉल्स है। तो हम कह देंगे कि जितनी यह बॉल्स भरी हुई है, इसमें टोटल जितना उन्होंने स्पेस या फिर घेरा हुआ है, या जगह घेरी हुई है, वही उसका आयतन कहलाएगा, वही उसका आयतन कहलाएगा। और मान लीजिए अभी यह दोनों सेम आपको नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन एक पॉइंट के लिए आप मान के चलिए कि यह दोनों सेम है, यह वाला और यह वाला। तो हम अगर धारिता या फिर कैपेसिटी की बात करेंगे तो हम यह कहेंगे कि हम इसमें जितना मैक्सिमम अधिकतम लिक्विड डाल सकते हैं, वह उसकी कैपेसिटी या फिर धारिता कहलाएगी। तो बात तो यही है, इसमें ऑलरेडी देखिए यह डला हुआ है, इसमें ऑलरेडी डला हुआ है। और धारिता के केस में या फिर कैपेसिटी के केस में हम कहते हैं कि जितना हम अधिकतम डाल सकते हैं, जितना भी हम अधिकतम डाल सकते हैं, वह उसकी धारिता या फिर कैपेसिटी कहलाएगी। क्लियर है आपको कि धारिता, कैपेसिटी या फिर आयतन किसे कहते हैं? क्लियर है तो आप वाई लिखिए, अदरवाइज आप एन लिख सकते हैं। आयतन में हम हमें ज्यादातर ठोस चीज के बारे में बात करते हैं कि वह कितना स्थान घेर रही है, उसमें टोटल कितना मटेरियल है। लेकिन कैपेसिटी के केस में हम ऊपर से बोलते हैं कि हम इसमें कितना डाल सकते हैं मैक्सिमम। सभी बच्चों को कमेंट करना है, समझ में आया? जिन भी बच्चों ने कमेंट नहीं किया, सभी बच्चे कमेंट करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखिए ज्यादातर जो होती हैं, ज्यादातर जो ठोस चीजों के लिए हम बात करते हैं या फिर सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के लिए बात करते हैं, उसके लिए हम आयतन निकालते हैं। लेकिन जिन भी हम ज्यादातर लिक्विड चीजों के लिए बात करते हैं, यस रामदेवी जी, मैं एक मिनट अभी आपके आपके पास ही आ रहा हूं। तो जितनी भी हम लिक्विड चीजों के लिए बात करते हैं, हवा, पानी, मिल्क वगैरह, तो उन सब के लिए हम कैपेसिटी या फिर धारिता निकालते हैं। यस बताइए, रामदेवी की आईडी से जो बच्चा है, आपको क्या डाउट है? सर एक बार और रिपीट कर दीजिए। ठीक है, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। देखिए दो चीजें होती हैं, आयतन और धारिता या फिर जिसे कैपेसिटी कहते हैं। दोनों आप एक ही चीज मान सकते हो, दोनों लगभग लगभग एक ही चीज होती है। तो आयतन को हम क्या कहते हैं कि मान लीजिए कोई भी एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ये डब्बा है, यह पूरा सॉलिड ऑब्जेक्ट है, अंदर से भी भरा हुआ है। अभी यह हालांकि खाली है, मान के चलिए यह पूरा भरा हुआ है। तो हम यह कहेंगे कि इसमें अंदर टोटल जितना भी मटेरियल है, इसमें जितना भी मटेरियल है टोटल, वह उसका आयतन है। इसे हम कहते हैं आयतन या फिर वॉल्यूम। और धारिता या फिर कैपेसिटी हम किसे कह सकते हैं कि मान लीजिए यह कोई खाली डब्बा है और मैं इसमें अधिकतम कितना लिक्विड डाल सकता हूं या फिर कितना द्रव अधिकतम डाल सकता हूं, वह उसकी कैपेसिटी कहलाएगी या फिर धारिता कहलाएगी। तो ठोस वस्तु के लिए हम आयतन का यूज करते हैं या फिर वॉल्यूम का यूज करते हैं, और जनरली जो चीज खाली होती है उसके लिए हम धारिता या फिर कैपेसिटी का यूज करते हैं। क्लियर है, समझ में आया?
कमेंट में बताइए, समझ में आया? रामदेवी की आईडी से जो बच्चा है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसे कि अभी बताइए, मान लीजिए यह मेरे पास कोई एक मग है, यह मेरे पास कोई एक मग है। अब मैं इसमें ऊपर से लिक्विड डाल रहा हूं, मैं इसमें ऊपर से लिक्विड डाल रहा हूं, और ये यहां तक नहीं भरा है, मान के चलिए यह ऊपर तक भर गया है, यह ऊपर तक भर गया है। तो मैंने यह देख लिया कि इसमें 1 लीटर लिक्विड आया, इसमें 1 लीटर लिक्विड आया। तो यह इसका वॉल्यूम कहलाएगा या फिर यह इसकी कैपेसिटी या फिर धारिता कहलाएगी? कमेंट में आपको लिखना है। अच्छा, आप इंग्लिश में लिख सकते हो, कोई बच्चा अगर हिंदी मीडियम का भी है तो आप इंग्लिश में लिख सकते हो, वॉल्यूम या फिर कैपेसिटी। एक मग है, खाली मग है, खाली मग में मैंने पानी डाला ऊपर तक, और मैंने यह पाया कि इसमें 1 लीटर अधिकतम पानी आ सकता है। तो वह उसका आयतन हुआ या फिर कैपेसिटी हुई? कमेंट में बताना है आपको, कमेंट में बताना है आपको। सभी बच्चे बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो वह उसकी कैपेसिटी हुई, बिल्कुल सही है, वह उसकी कैपेसिटी हुई, क्योंकि मैं उसमें चेक कर रहा हूं कि आखिर उसमें अधिकतम द्रव या फिर अधिकतम लिक्विड कितना आ सकता है। मैं यही चेक कर रहा हूं कि उसमें अधिकतम लिक्विड हम कितना डाल सकते हैं, तो वह उसकी कैपेसिटी कहलाएगी। तो चलिए, अब हम आयतन का मात्रक देखते हैं कि आयतन का मात्रक आखिर होता क्या है, या फिर वॉल्यूम की यूनिट्स क्या होती हैं। तो देखिए, जैसे कि आपने देखा होगा कि जब हमने लेंथ के बारे में पढ़ा था, जब हमने लेंथ के बारे में पढ़ा था, तो हमने देखा था कि जो यूनिट्स होती हैं वह इकाई मात्रक होती हैं, सेंटीमीटर। जैसे किसी बच्चे ने हैंड रेज किया है रामदेवी की आईडी से, सर एक बताइए। बार बैक करना सर, स्क्रीनशॉट लेना रह गया। ठीक है, yes। तो चलिए चलते हैं। सर ले लिया। ठीक है, तो देखिए आयतन का मात्रक क्या होता है या फिर वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है। हमने लेंथ में पढ़ा था कि लेंथ का जो मात्रक या फिर यूनिट्स होती है वह इकाई मात्रक होती है, मतलब कि सेंटीमीटर, मिलीमीटर और मीटर, इस तरह की हमने देखी थी। फिर हम एरिया पे आए, और एरिया में हमने देखा कि इसकी जो यूनिट्स होती हैं वह स्क्वायर में होती हैं या फिर हमेशा वर्ग में होती हैं, वर्ग मात्रक होते हैं इनके, जैसे कि सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, इस तरह से होते हैं। फिर हम अभी पढ़ रहे हैं आयतन या फिर वॉल्यूम। तो हम देखेंगे कि वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम की जो यूनिट्स होती है ना, वह घन मात्रक होती है या फिर क्यूबिक यूनिट्स होती हैं, जैसे कि सेंटीमीटर क्यूब हो गया, मिलीमीटर क्यूब हो गया, मीटर क्यूब हो गया, इत्यादि। तो अगर कोई सिंगल यूनिट के साथ है तो वह लेंथ की यूनिट है, कोई वर्ग यूनिट के साथ है तो वह एरिया की यूनिट है, और कोई क्यूबिक यूनिट्स के साथ है तो वह वॉल्यूम की यूनिट्स है। तो जहां भी आपको इस तरह की टर्म दिख जाए, इस तरह की यूनिट्स दिख जाए, सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब, तो वह सभी आपके आयतन के मात्रक होते हैं, वह सभी आयतन के मात्रक होते हैं। अच्छा, एक और होते हैं, यह तो हो गए हमारे आयतन के मात्रक। तो आयतन में हमें यहाँ पे एक सॉलिड डिब्बा दिखाया गया है या एक सॉलिड बॉक्स दिखाया गया है, तो वह हमारा आयतन कैलकुलेट होगा, क्योंकि हम इसमें यही कैलकुलेट कर रहे हैं कि इसमें टोटल कितना मटेरियल है, इसमें टोटल कितना मटेरियल है। जबकि हम अब धारिता की यूनिट्स की अगर बात करें, तो हमने यह चेक किया है, देखिए यह एक गिलास था खाली, इसमें हमने लिक्विड डाल के यह चेक किया है कि मैक्सिमम इसमें कितना लिक्विड आ सकता है। तो यह टॉप तक भरा हुआ है, इसमें इतना ही लिक्विड आ सकता है मैक्सिमम, तो यह इसकी कैपेसिटी हो गई, यही इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी हो गई। और देखिए, कैपेसिटी वर्ड को हम डेली लाइफ में भी यूज करते हैं। मान लो कोई बच्चा दिन में अधिकतम 1 घंटा ही पढ़ सकता है, तो हम यही बोलते हैं कि इस बच्चे की कैपेसिटी ही इतनी है कि यह बच्चा 1 घंटा ही पढ़ सकता है। तो कैपेसिटी वर्ड का यूज अधिकतम के लिए ही किया जाता है,
किसी भी चीज की कैपेसिटी की अगर हम बात करते हैं तो वह उसकी मैक्सिमम अधिकतम क्षमता होती है। तो इसीलिए कैपेसिटी का यूज यहाँ भी इसलिए किया गया है कि आखिरकार अधिकतम कितना इसमें लिक्विड डाला जा सकता है। यस बताइए, किसी बच्चे ने हैंड रेज किया है, खुशबू की आईडी से जो बच्चा है। सर जो ये वॉल्यूम है इसमें जैसे हमें मीटर का यूज हो रखा है, जो ये कैपेसिटी इसमें हर एक जगह सर लीटर का यूज हो रखा है, तो ये अलग अलग है सर। ये अलग अलग, देखिए ये अलग अलग इसलिए, ये अलग अलग हैं, वैसे तो अलग अलग हैं, लेकिन हम इन्हें आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हैं, आपस में एक दूसरे में बदल सकते हैं। देखिए यह जो चीजें होती हैं जनरली मिलीलीटर, लीटर, किलोलीटर, जहां भी मतलब कि लीटर वर्ड आ जाए, जहां भी लीटर वर्ड आ जाए ना, तो वो जनरली लिक्विड के लिए यूज होता है या फिर द्रव के लिए यूज होता है। तो कभी भी आप ऐसे नहीं देखोगे कि किसी भी बॉक्स का आयतन जो है वो लीटर में दिया है। अगर वो लीटर में दिया है तो इसका मतलब यह है कि उसमें अधिकतम इतना द्रव डाला जा सकता है। लेकिन जब हम सॉलिड्स की बात करते हैं, जब हम सॉलिड्स की, मान लीजिए यह पूरा डिब्बा सॉलिड से बना हुआ है, मान लीजिए पूरा लोहे का बना हुआ है, तो इसमें हम यह नहीं कह सकते कि इसमें इतना लीटर लोहा यूज हुआ है, इतना लीटर लोहे का यह आयतन है, नहीं। हम फिर उसमें मिलीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब यूज करेंगे। तो जनरली जो यह यूनिट्स होती हैं, यह द्रव के लिए या फिर लिक्विड्स के लिए यूज की जाती हैं, और इसीलिए यह कैपेसिटी की यूनिट्स हैं। क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि कैपेसिटी को जनरली हम लिक्विड से ही मापते हैं, या अधिकतम कितना लिक्विड डाला जा सकता है। लेकिन इन्हें हम एक दूसरे में इंटरचेंज कर सकते हैं। मान लीजिए हमें लीटर दिया हुआ है, तो हम उसे सेंटीमीटर क्यूब में बदल सकते हैं। तो इस सब के बारे में हम कैसे इन्हें बदलेंगे वो हम अभी आगे पढ़ेंगे कि यूनिट्स को कन्वर्ट कैसे करेंगे। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि आखिर कैपेसिटी की और वॉल्यूम की यूनिट्स क्या होती हैं। तो अगर आप कहीं पे इस तरह की यूनिट्स देख लें, मिलीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब या फिर मिलीलीटर, लीटर, मतलब कहीं पे भी या तो क्यूब हो या फिर लीटर हो, तो उसे आप मान सकते हो कि वह आयतन या फिर धारिता की ही यूनिट्स हैं। ठीक है, क्लियर है? जिस भी बच्चे ने डाउट पूछा यस। था ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखिए हमने दोनों की यूनिट्स डिस्कस कर ली। अब हम देखते हैं कि आपस में इन यूनिट्स को कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो यह यूनिट्स हैं, आयतन की यूनिट्स जो हैं, इन्हें ही आपस में एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। मतलब मुझे मिलीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में जाना हो या फिर सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में जाना हो, तो इन्हें पहले आपस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर हम देखेंगे कि इन्हें इनसे कैसे कन्वर्ट करते हैं, इन्हें आपस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैपेसिटी को और वॉल्यूम की यूनिट्स को। सबसे पहले हम वॉल्यूम के अंदर ही देख रहे हैं। तो देखिए जब भी आपको मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में बदलना हो, जब भी आपको मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में बदलना हो, तो आपको 10 लाख से गुणा करना पड़ेगा, 10 लाख से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 10 की घात 6 से गुणा करना पड़ेगा। अभी आपका यह डाउट आएगा कि सर आखिर यह कैसे आया। तो देखिए जैसे हमने एरिया में बात की थी ना, सबसे पहले हमने लेंथ में देखा था कि 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर। तो अगर आपको ध्यान हो, यह हमने पढ़ा था लेंथ में। फिर हमने देखा था एरिया में, एरिया में हमने यह ज्ञात किया था कि मुझे 1 मीटर स्क्वायर का मान निकालना था, 1 मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलना था। तो देखिए मैं इस 1 मीटर स्क्वायर को कैसे लिख सकता हूँ, 1 मीटर गुणा 1 मीटर। फिर मैंने लिखा, इस 1 मीटर को लिखा मैंने 100 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने लेंथ में पढ़ा था 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। और इस 1 मीटर को भी मैंने क्या लिखा, 100 सेंटीमीटर। तो मेरा कितना आया, मेरा आया 10,000, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर हो गया था मेरा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरा देखिए यहाँ से क्या आया था, 1 मीटर स्क्वायर बराबर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हमने एरिया में पढ़ा था। सेम इसी चीज को हम वॉल्यूम या फिर आयतन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे, मुझे 1 मीटर क्यूब को बदलना है। तो देखिए 1 मीटर क्यूब को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 मीटर गुणा 1 मीटर गुणा 1 मीटर। अच्छा कोई भी चीज
ये क्यूब आता कब है मैं यह भी बता देता हूँ। स्क्वायर जैसे कि आता है, यह जो स्क्वायर होती है, मान लीजिए एक्स स्क्वायर, स्क्वायर आता है जब आप किसी भी चीज को 2 बार गुना करते हो। जैसे एक्स स्क्वायर है तो यह जब आएगा जब आप एक्स गुना एक्स करोगे, मतलब उसी को उसी से गुणा करोगे। लेकिन एक्स क्यूब कब आएगा जब आप उसी चीज को 3 बार गुणा करोगे, मतलब कि एक्स गुना एक्स गुना एक्स। तो यह होता है क्यूब, इसे हम बोलते हैं एक्स क्यूब। जैसे इसे बोलते हैं एक्स स्क्वायर, इसे बोलते हैं एक्स क्यूब। तो देखिए हम अब 1 मीटर क्यूब का मान निकालते हैं। तो 1 मीटर क्यूब के लिए मैंने लिखा 1 मीटर गुना 1 मीटर गुना 1 मीटर। यहाँ पे 1 गुना 1 गुना 1 हो जाएगा 1, और मीटर गुना मीटर मीटर स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर गुना मीटर मीटर क्यूब। तो देखिए फिर मैं वही सेम करूंगा, 1 मीटर को फिर से 100 सेंटीमीटर लिखूंगा, फिर इस 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर लिखूंगा, और फिर से इस 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर लिखूंगा। तो देखिए 100 गुना 100 10,000, और 10,000 गुना 100 आपका आ जाएगा 10 लाख, 10 लाख। और सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर हो जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब। तो फाइनली आपका आ जाएगा 1 मीटर क्यूब बराबर 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। बहुत ही आसान है ये, अगर आप याद रखते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। अगर आपको याद नहीं भी रहता है और लेंथ की अगर आपको यूनिट याद है तो आप इससे भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। सेम इसी तरीके से सेंटीमीटर क्यूब से आप मिलीमीटर क्यूब में भी बदल सकते हैं। जल्दी से मैं बता देता हूं, आपको ऐसे ही समझना है। देखिए 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर। तो 10 मिलीमीटर गुणा 10 मिलीमीटर गुणा 10 मिलीमीटर, तो यह आ जाएगा आपका 1000 मिलीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में हो जाएगा 1000 मिलीमीटर क्यूब। यह आपको याद रखना है। और जब हम रिवर्स करेंगे तो वही चीज भाग हो जाएगी, मतलब मिलीमीटर क्यूब से जब सेंटीमीटर क्यूब की तरफ जाएंगे तो 1000 से भाग करेंगे, और जब सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब की तरफ जाएंगे तो 10 लाख से भाग करेंगे। सभी बच्चों को क्लियर है कि यूनिट्स का कन्वर्जन हमने कैसे किया आपस में, वॉल्यूम की यूनिट्स का अभी तक वॉल्यूम की यूनिट्स का हमने कन्वर्जन कैसे किया। क्लियर है सभी बच्चों को? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो देखिए हमने वॉल्यूम की यूनिट्स को तो आपस में कन्वर्ट कर लिया है। यहाँ पे ये आपको दिया भी गया है तो आप यहाँ से याद कर सकते हो। वैसे देखिए जनरली जो यह वाली होती है 10 लाख, या फिर जो यह दी गई है .2 में, जनरली इनका यूज नहीं होता है, क्योंकि यह बहुत ही बड़ी टर्म है, ये बहुत ही ज्यादा बड़ी टर्म है, तो इनका यूज जनरली नहीं होता है। तो इसलिए इन्हें आप इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन आपको आनी चाहिए। अगर आपको याद नहीं है, निकालनी आती है, तो कभी बाई चांस अगर आपसे पूछा भी जाए तो आप निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आखिर धारिता की यूनिट्स का और वॉल्यूम की यूनिट्स का कन्वर्जन कैसे किया जाए। देखिए इसमें कुछ ऊपर की जो आपको एक दिखाई गई है, ऊपर की जो एक नंबर 1 है, यह तो है कि कैपेसिटी की आपस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे अभी हमने वॉल्यूम की पढ़ा कि वॉल्यूम की यूनिट्स को आपस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वैसे ही कैपेसिटी की यूनिट्स को आपस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए यह बहुत ही आसान है। जैसे कि 1 मीटर में आपने देखा हो तो 1000 मिलीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, यह आपने लेंथ की यूनिट्स में पढ़ा होगा। तो सेम उसी तरीके से 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। सेम उसी तरीके से आप याद रख सकते हो, दोनों में ही मिली आता है, 1000 मिलीमीटर में और 1000 मिलीलीटर में। तो जैसा 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर, उसी तरीके से 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। इसे आप इस तरह से याद रख सकते हो। फिर देखिए आपको जो यूनिट्स दी गई हैं, आपको ये तीनों जो यूनिट्स दी गई हैं, तो इन्हें आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। इनका जनरली यूज होता है, 1 मिलीलीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। यह है, हम कैपेसिटी की यूनिट्स को वॉल्यूम की यूनिट्स से कंपेयर कर रहे हैं, या आपस में दोनों का कन्वर्जन देख रहे हैं। तो 1 मिलीलीटर बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, और 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। तो ये तीनों आपको याद होनी चाहिए।
यह तीनों आपको याद होनी चाहिए, यह थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इनका यूज रहता है। तो आपसे देखिए इस तरह से पूछा जाएगा कि मान लीजिए कि 1000 लीटर की कोई टंकी है, 1000 लीटर की कोई टंकी है, तो बताइए उसका वॉल्यूम कितना है, बताइए उसका। फिर हमें यूनिट्स में दे इस तरह से दे दी जाएंगे कि कुछ भी मीटर क्यूब, मान लीजिए यहाँ पे दे दिया आपको 10 मीटर क्यूब, ऑप्शन बी में आपको दे दिया 100 सेंटीमीटर क्यूब, थर्ड ऑप्शन में दे दिया है आपको 1000 सेंटीमीटर 1000 मिलीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से आपको कुछ यूनिट्स दे दी जाएंगी। तो आपको आपस में कन्वर्ट करना आना चाहिए कि लीटर को मीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सेंटीमीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरीके से आपको आपस में यूनिट्स को कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो ये तीनों यूनिट्स थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वह है सेकंड नंबर और थर्ड नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर। वैसे तो तीनों इंपॉर्टेंट है, अगर तीनों ही याद रखें तो बहुत ही बढ़िया है, तीनों ही याद हो तो बहुत ही बढ़िया है। अच्छा क्लियर है। देखिए ये थोड़ा रटने वाली चीज है कि आपको यूनिट्स को थोड़ा सा रटना पड़ेगा इनको। अच्छा क्लियर है यूनिट्स की क्या रहती है, कैसे हम एक दूसरे में इन्हें कन्वर्ट करते हैं। सभी बच्चों को यूनिट्स का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, कमेंट में बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा इसको देखिए थोड़ा सा आप ऐसे समझ सकते हो, अगर आपको याद रखने की मैं ट्रिक बताऊं, जिस तरह से मैं इन्हें याद रखता था, जिस तरह से मैं इन्हें याद रखता था, तो थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं रहोगे, आपको वो याद हो सकती है। देखिए ज्यादातर दो ही चीजें होती हैं, अगर मैं इसमें बात करूं कैपेसिटी की यूनिट में, तो एक तो होती है मिलीलीटर, एमएल जिसे बोलते हैं शॉर्ट में, एक होती है लीटर जिसे हम एल लिखते हैं। तो देखिए आप थोड़ा सा इसमें ऐसे दिमाग लगाइए कि 1 सेंटीमीटर क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 सेंटीमीटर क्यूब को मैं 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर, मैं इस तरह से इसे लिख सकता हूँ। अब इसका हम थोड़ा सा मतलब समझते हैं कि मतलब क्या हुआ। इसका मतलब यह है कि हमारा कोई एक क्यूब है, यानी कि एक घन है, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमें दी गई है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। हमें कोई घन है, उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर। तो आप अंदाजा लगाइए कि वह घन कितना छोटा सा होगा। देखिए 1 सेंटीमीटर लगभग इतना होता है, और अगर मैं ऐसा कोई घन बनाऊं तो यह तो मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूं, इससे भी कोई छोटा ही होगा, इससे भी मान के चलिए कोई छोटा ही घन होगा। कुछ इस तरीके से यह घन होगा 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर का। अब मैं इसमें द्रव डालूं या फिर लिक्विड डालूं, तो मैं इसमें कितना सा लिक्विड डाल सकता हूँ, 1 बूंद, 2 बूंद, 3 बूंद, ज्यादा से ज्यादा इतना ही डाल सकता हूँ। तो इसका मतलब बहुत ही कम लिक्विड आ रहा है। तो जब बहुत कम लिक्विड आ रहा है तो बहुत कम को हम किस में लिखते हैं, एमएल में। जैसे कि देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मिलीमीटर बहुत छोटी होती है, उसके बाद सेंटीमीटर होती है, उसके बाद मीटर होती है, उसके बाद किलोमीटर होती है। सेम उसी तरीके से पहले देखिए मिलीलीटर होती है, फिर लीटर होती है, और उसके बाद आगे की यूनिट्स होती है। लेकिन जनरली हम इन दो में ही बात करते हैं, मिलीलीटर और लीटर में। तो इसलिए आप जब इसको ऐसे इमेजिन करिए, ऐसे सोचिए कि यह बहुत ही छोटा सा क्यूब है, तो उसमें हम 2 या 3 बूंद ही डाल सकते हैं, तो लगभग लगभग एमएल में ही होगा कुछ। तो 1 ml, 1 ml को हम ऐसे सोच सकते हैं, 1 ml मतलब 1 या 2 बूंद किसी भी लिक्विड की, और वह बहुत ही छोटे से बॉक्स में आ जाएगी। तो वह हो जाएगा मेरा 1 सेंटीमीटर क्यूब का बॉक्स, 1 सेंटीमीटर क्यूब का बॉक्स। अब आप सोचिए इसी 1 सेंटीमीटर क्यूब को अगर मैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब कर दूं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब कर दूं, तो थोड़ा मेरा बड़ा क्यूब बनेगा। मान लीजिए यह मेरा 10 सेंटीमीटर है, यह भी मेरा 10 सेंटीमीटर है, और यह भी मेरा 10 सेंटीमीटर। यह थोड़ा बड़ा क्यूब बनेगा, जो मेरा 1 सेंटीमीटर का क्यूब था उससे तो बहुत ही बड़ा क्यूब बनेगा। तो इसका मतलब मैं इसमें काफी सारा लिक्विड डाल सकता हूँ। इसमें जब मैं काफी सारा लिक्विड डाल सकता हूँ तो मतलब मेरा एमएल में काम तो नहीं चलेगा, मेरा एमएल में तो काम नहीं चलेगा।
तो देखिए मैं फिर लीटर पे आ जाऊंगा, मैं 1 लीटर पे आ जाऊंगा। जब मैं इसमें लिक्विड डालता हूँ तो मतलब मैं इसके कंपैरिजन में तो ज्यादा ही लिक्विड डालूंगा, तो मैं लीटर पे आ जाऊंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 लीटर, लगभग लगभग 1 लीटर। और अब आप समझिए, देखिए यहाँ दिया है 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब का मतलब 1 मीटर गुणा 1 मीटर गुणा 1 मीटर, मतलब यह बॉक्स तो बहुत ही बड़ा होगा। क्योंकि देखिए इसकी जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई थी वह थी केवल 10 सेंटीमीटर, इसकी थी 1 सेंटीमीटर, लेकिन इसकी तो 1 मीटर है। मतलब इस 10 से भी 10 गुना ज्यादा, क्योंकि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है ना। तो यह 1 मीटर का बॉक्स बहुत ही ज्यादा बड़ा बनेगा, तो मतलब इसमें तो बहुत ही ज्यादा लीटर्स होंगे। तो इसका इसीलिए यहाँ पे 1000 लीटर है। लीटर में भी बहुत बढ़ गया है, 1000 लीटर है। तो आप इस तरीके से थोड़ा सा दिमाग लगा के याद रख सकते हो। अच्छा, समझ में आया आपको ये जो भी मैंने बताया अभी याद रखने का? अगर नहीं आया तो भी मैं दोबारा भी समझा सकता हूँ, लेकिन आ गया तो बहुत ही बढ़िया। तो आप इस तरीके से थोड़ा बॉक्स बॉक्स को इमेजिन करके ध्यान लगा सकते हो, यार ये ml होगा या लीटर होगा, या फिर अगर बहुत ही बड़ा बॉक्स बन रहा है तो फिर लीटर लीटर में भी बहुत ज्यादा होगा, तो 1000 लीटर होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे बताएंगे, कमेंट करके सभी बच्चे बताएंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा, आपको समझ में आया? तो चलिए, इस पे वैसे टाइम हो गया है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट का पता लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 जल्दी से सॉल्व करेंगे, जल्दी से सभी बच्चे सॉल्व करेंगे पोल सेक्शन में। और कोई भी बच्चे जाएगा नहीं, सभी बच्चे होमवर्क लेके जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 सभी बच्चों को सॉल्व करना है। एक मिनट है आपके पास इसके लिए। एक मिनट है, जल्दी से सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, बहुत बढ़िया। काफी बच्चों का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और है आपके पास। ट्वेंटी सेकेंड। 10, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम अप। तो देखिए, हमें दिया गया है कि 40 सेंटीमीटर क्यूब को मिलीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो देखिए, हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है हमारा, वह होता है 1000 मिलीमीटर क्यूब। 1000 मिलीमीटर क्यूब। तो 40 सेंटीमीटर क्यूब कितना होगा? इसे 40 से गुणा कर देंगे, 40 गुणा 1000। तो यह आ जाएगा हमारा सिंपल 40,000 मिलीमीटर क्यूब। 40,000 मिलीमीटर क्यूब। तो हमारा ऑप्शन डी सही आंसर होगा। आसान सा क्वेश्चन था, सिंपल। आपको पता होना चाहिए था कि 10 1 सेंटीमीटर क्यूब को कितने मिलीमीटर क्यूब में लिखते हैं। यस, तो आज की आपकी क्लास, यस, रामदेवी की आईडी से जो बच्चा है, बताइए आपका क्या डाउट है? कोई डाउट है क्या आपका? रामदेवी की आईडी से जो बच्चा है, आपका कोई डाउट?